नात से चंद इशार पेश कर रहा हूँ। रेहान आदमी साहब मरहूम की लिखी हुई नात है। लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपके कि लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं, कि अबू तालिब सा कलमदान कहाँ से लाऊं, अबू तालिब सा कलमदान कहाँ से लाऊं। और लोग कहते हैं करूँ आपकी मिदहत आका, और मैं लहजे कुरान कहाँ से लाऊं, और मैं लहजे। और शेर बतौर ख़ास कि आजकल के दौर में होता ये एक तल्ख हकीकत है कि हम रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। शेर पेश कर रहा हूँ। आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते थे, आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते थे, आज मैं से सुभान अल्लाह मुसलमान कहाँ से लाऊं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं क्या बात, मुसलमान कहाँ से बहुत जज़ाकल्लाह। मिनहाल रिजवी हमारे साथ ही मौजूद है। चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल, और इसके साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सोनिया सुंदस। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान और नरम दिल। और यही 3 खूबियाँ हमें दौरान रोज़ा अपनाने की शदीद ज़रूरत है, स्पेशली आज के दौर में। अपना दिमाग ठंडा रखें, दरगुजर करना सीखिए, अपनों और गैरों से मीठी ज़बान इस्तेमाल करें और नरम दिली दिखाइए। इसी अच्छी बात के साथ एक नज़र बड़ी खबर पर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज। मुश्तरका इजलास से सदर का खिताब पार्लिमानी रवायात का अक्कास है और बतौर पार्लियामेंटेरियंस पार्लिमानी तौर तरीके की ताज़ीम तमाम अरकान का फ़र्ज है। अपोजिशन वसीतर मफाद की खातिर सियासी मफादात बालाए ताक रखना जाने कब सीखेगी। इस्लामाबाद की सड़कों पर खवातीन के बाल पकड़कर घसीटने की वीडियो, वजह जो भी रही हो, ये अमल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अगर मामला रोड रेज का था या कुछ और, या कुछ भी वजह रही हो, इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है? वीडियो पूरे माशरे के लिए सवालिया निशान है। रवैया एक शख्स ने अपनाया, सबक हम सबको सीखना होगा। कराची में गर्मी ने पेशनगोई से पहले ही एंट्री दे दी। सूरज का पारा हाई, शहर कायद के बासियों के लिए पसीने छूट गए। पंजाब वालों के मजे, मौसम अबरालूद, बारिशों की पेशगोई। और लोगों को बाख्तियार बनाने का मिशन सबीर मुस्तफा फाउंडेशन गामजन। बेसहारों को सहारा बनने के बजाय उन्हें अपने पैरों पर खड़ी करने वाली फलाही इदारे की कहानी सुनेंगे उन्हीं के नुमाइंदों की ज़बानी। चलिए बाकायदा आगाज़ करते हैं सेगमेंट का। और आप सबको पता है कि ख़ातीन का आलमी दिन था, और उसके एक दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई और इस पर बहुत सारे चहमगोइयाँ हुई। बहुत सारों ने कहा कि ये उसी दिन पे हुआ। खैर इस चीज़ को भी बस्ट कर देना चाहिए कि ये उसी दिन नहीं हुआ था। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 1 महीना इसको हो चुका है, 1 माह पुराना है। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है, लेकिन हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी शायद ये वीडियो अगर हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये इतनी दिल दहला देने वाली और अफसोसनाक ये वीडियो है कि जहाँ पे पाकिस्तान में जहाँ पे ख़ातीन की हुर्मत और तकरीम की मिसालें दी जाती हैं, वहाँ पे इस्लामाबाद में सरेआम इस तरह का होना, ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह खातून के बाल पकड़कर इनको घसीट रहा है सड़क पर, ये आप देख सकते हैं। ये रवैया किसी भी मुआशरे में, किसी भी हालात में, किसी भी तौर पर
काबिल कबूल नहीं हैं। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इस वीडियो के मुतालिक काफ़ी डिफरेंट राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मामला रोड रेज का था या जो भी मामला था, लेकिन किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो ख़वातीन को इस तरह से सरेआम सड़क पर घसीटे, बदतमीज़ी करे, बाल खींचे। मतलब ये तो किसी भी सूरत अनएक्सेप्टेबल है। हाथ उठाना तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। फ़हद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे थे। फ़हद, क्या अपडेट्स हैं इस केस के हवाले से आपके पास? एक शख्स की दो ख़वातीन पर तशद्दुद, उनको ज़दोकोब करने, उनको घसीटने, बाल खींचने की एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर। दरअसल ये वीडियो जो है गुज़िश्ता माह की है। 23 फरवरी का ये वाक़या है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जमाल नामी एक शख्स ने अपने साथियों के हमरा पहले तो एक गाड़ी में जाने वाली दो ख़वातीन का ताक़ुब किया, उनको चेज़ किया, फॉलो किया, उसको हाईवे पर उनको रोका गया। रोक कर ख़वातीन को नीचे उतार कर गाड़ी से बाकायदा तशद्दुद किया गया, उनके बाल पकड़कर खींचा गया, उनको घसीटा गया सड़क पर। और कहा जा रहा है कि ये शख्स एक जो बाअसर शख्सियत का की औलाद है और एक सीनियर सरकारी अफसर की औलाद है। बहरहाल इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई, लेकिन 23 फरवरी का ये वाक़या है, जिसके बाद ख़वातीन की मुद्दत में थाना मारगला में मुकदमा दर्ज किया गया था जमाल नामी शख्स के ख़िलाफ़। और कहा जा रहा है कि उसके बाद उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया था और उसके बाद ज़मानत पर वो शख्स रिहा हो चुका है। और अब ये भी बात सामने आई है कि ख़वातीन की और उस शख्स की सुलह भी करवा दी गई आपस में। ये हमारे मुआशरे की ख़राबियों में से एक ये भी है जी कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस किस्म के जब जी थैंक यू सो मच। अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। अभी इसी मौजू पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। फरजाना साहिबा, इस्लामाबाद की सड़कों पर जिस तरह से ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई है, जो वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया पर, वो यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। आया कि मुल्ज़िम पकड़ा गया है, ज़मानत पे बरी हो गया, वो जिसका भी बेटा था, बड़े का छोटे का, वो ये तमाम चीज़ों को ज़रा साइड में रख के अगर आप इस पर सिर्फ बात कर लें कि एक खातून को बालों से घसीटा जा रहा है सड़क पर, और ये वाक़या जो है इस सोच की भी अक्कासी कर रहा है कि यहाँ से तो ये सब बंद ही हो गया दिमाग। आप क्या समझती हैं इस वाक़ये को? आप किस तरह से लेके जाती हैं और आप क्या कहना चाहेंगी इस बात के ऊपर? देखिए, ज़ाहिर है कि जितनी भी हम इस पुरजोर मजम्मत करें, जितनी भी इसकी मजम्मत करें, वो कम है। लेकिन देखिए, बात ये है ना कि जो सरेआम की हम बात करें, असल में यही जो रवैये हैं ये घरों में भी होते हैं और ये घरों से ही फिर ये रवैये सड़कों पे भी आते हैं। ये शख्स जो एक समझता है कि एक औरत को पब्लिक स्पेस के अंदर उसके ऊपर तशद्दुद कर सकता है और जिसके ऊपर आप और हम सब समझते हैं कि हम बात कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, ये शख्स अपने घरों में भी अपनी औरतों के इसी तरह बाल खींचता होगा और उनके साथ इसी तरह जुल्म करता होगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अब जो एक पब्लिक के अंदर उसका रिएक्शन भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसे शख्स को जो कि ये क्राइम है, एक बंदा एक जुर्म कर रहा है, उसको उसी वक्त पकड़ के, पब्लिक का ये काम था जो उस वक्त कोई उसको विटनेस कर रहा है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये कोई प्राइवेट मैटर नहीं होता। जब कोई तशद्दुद होता है तो वो उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होती, उसके पीछे कोई वजह नहीं, चाहे वो उसका शोर कर रहा है या कोई स्ट्रेंजर कर रहा है। पब्लिक के अंदर ये शऊर होना चाहिए कि उसी वक्त ऐसे शख्स को पकड़ के जो है उसको जो है पुलिस के हवाले किया जाए। और पुलिस और जुडिशरी का काम है कि ऐसे केसेस के अंदर जो है ना तो जमानतें होनी चाहिए, जो सजाएं मुकर्रर है उनको फौरी तौर पे उसका इतलाक होना चाहिए और इन लोगों को इस तरह की शिद्दत से फरजाना साहिबा, हम बिल्कुल इस पे आप एक बहुत तवाना आवाज़ है, लेकिन मामला ये भी हुआ है, इसमें मैं आपको अपडेट कर दूं कि दोनों फरीक़ैन के दरमियान राज़ीनामा भी हो गया है। सिर्फ इस वाक़े की बात नहीं है फरजाना साहिबा, हमारी ख़ातीन जो घरेलू तशद्दुद का शिकार बनती है या इस तरह का वाक़या जिस तरह भी होता है, एक ह्यू एंड क्राई होता है, पहले मीडिया पे बात आती है और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, राज़ीनामा हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां उस पार्टी के भी पार्ट पे होती हैं जो राजीनामा करने जा रही है और इस केस को परसू नहीं करने जा रही। अभी देखा जहाँ पे औरतों के साथ रेप होते हैं, वो अपना केस लेके जाती हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो भी सुलह करने पे मजबूर हो जाती हैं। इसलिए हमें इस बात पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय हम विक्टिम को ज्यादा ब्लेम करें कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से फिर जो विक्टिम होता है
वो पीछे हटने के लिए तैयार हो जाता है। अक्सर आप देखें कि जो जुल्म करने वाले होते हैं औरतों पे, वो माशी एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से उन औरतों से जिनके ऊपर वो जुल्म कर रहे होते हैं, उससे उनकी हैसियत बेहतर होती है। और अक्सर ये होता है कि वो प्रेशर डालते हैं, कभी पुलिस से डरवाएंगे, कभी पैसे का लालच देंगे, कभी थ्रेट करेंगे, कभी तो उस बहुत सारी हमें देखने की जरूरत है कि जिन वजूहात की वजह से फिर विक्टिम पीछे हट जाता है और वो अपना केस परस्यू नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो उसके साथ फिर सिविल सोसाइटी के लोग खड़े होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीजें चल रही होती है, ना हमारा कोई रियासत की सतह पे, हुकूमत की सतह पे ऐसा सिस्टम है कि ऐसे औरतों को जो है उनको ऐसी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए साथ खड़ा, ताकि अगर उनकी कोई लीगल कॉस्ट आ रही है उसको कवर किया जाए। तो देखिए उन मुहर्रकात को समझने की जरूरत है जिसकी वजह से विक्टिम जो होती है वो पीछे हट जाती है। बिल्कुल। अच्छा, और इस केस में ना फरजाना साहबा हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो खातून थी ये भी एक बड़ी गाड़ी में सवार थी, जाहिर सी बात है कि वो भी एक अफ्लुएंट होंगी, और ये दूसरे जिन साहब का आ रहा है ये भी एक बताया जा रहा है अलेजिडली कि ये जी किसी बड़े साहब के बेटे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हमारे यहाँ उन खातून को इतना स्टिग्मेटाइज या ट्रॉमेटाइज कर दिया जाता है कि वो पीछे हटने पे मजबूर हो जाती हैं। ऐसे में फिर फरजाना साहिबा कानून की अमलदारी कहाँ है? ऐसे में वो तमाम तर इदारे कहाँ हैं जो प्रोटेक्शन देंगे ऐसी अग्रीव पार्टी को कि जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? देखिए इस तरह के जो वाकयात हैं, देखिए उसमें मुझे लगता है कि इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस, देखिए जिसको विटनेस, एक क्राइम हुआ ना सड़क के ऊपर, उसको विटनेस किया गया है, उसके पीछे वजूहात कोई भी उसकी वजह हो, वो उसकी जस्टिफिकेशन उस जुर्म की नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसमें हमें ये चाहिए कि इसको नॉन कॉग्निजेबल बनाएं, इसमें जमानत ऐसे केसेस के अंदर जो आपने सजाएं फिक्स की जाएं, और उसमें जमानत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए कि जी आदमी को ने एक जुर्म किया, पब्लिक स्पेस पे किया, लोगों ने विटनेस उसको किया है, तो और जैसे ये वीडियोस बनी है, लोगों ने उसको विटनेस किया है, उसके अंदर फिर जमानत का सवाल नहीं उठना चाहिए। उसमें जो सजा उस जुर्म की आपने मुकर्रर कानून में आप करें और उस पर फौरी तौर पे उस बंदे को सजा मिले, फिर आप देखें कि किसकी हिम्मत और जुर्रत होगी कि वो सड़क पे किसी औरत के बाल खींचे या उसको घसीटे, चाहे वो उसका शौहर है, चाहे वो कोई स्ट्रेंजर है, चाहे कोई और है। तो ये इस चीजों के ऊपर अमल दरामद करना, ऐसे जराइम की रोकथाम करना जो है वो अल्टीमेटली तो हमारी रियासत, हमारी हुकूमत पे वक्त की जिम्मेदारी है ना, कि वो इन चीजों के ऊपर ऐसी लेजिस्लेशन हम लेकर आए, उनके अंदर तरमीम। आप देखें अपने उनके कोई मसले होते हैं जो पाकिस्तान की सियासी एलीट है, तो रातों रात जो है उनके कवानीन भी पास हो जाते हैं, तरमीमें भी आ जाती हैं। तो इस तरह के वाकये के ऊपर एक तरमीम आ जानी चाहिए। बिल्कुल, कि अगर पब्लिक स्पेस के ऊपर इस तरह का देखा जाए तो वो जो जुर्म है वो काबिल जमानत ना हो, तो ये तरमीम फौरी तौर पे पार्लियामेंट में आनी चाहिए। बिल्कुल और ठीक है। उसके ऊपर सजा मुकर्रर होनी चाहिए और उस बंदे को सजा हो, फिर चाहे उसका ताल्लुक बड़ी गाड़ी से है या छोटी गाड़ी किसी से भी है, तो कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा, आप इस अहम मामले पे हम चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात कर लें सोनिया। बिल्कुल ऐसे ही मौसम तो अपने रंग दिखा ही रहे हैं। वैसे तो महकमा मौसमियात ने पहले ही बता दिया था कि कराची में रमज़ान का जो आखिरी इशरा है वो बड़ा गर्म होने वाला है, 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाने के इम्कानात है। इशरा अभी आ गया। मुझे आखिर पहले से ही आ गया है वो। और वैसे इस बात से हमें आगाह नहीं किया गया था कि जो गर्मी की लहर पड़ेगी इतनी शदीद हो सकती है। पिछले 2 दिन से कराची का जो मौसम है, जिस तरह अचानक से उसने यू टर्न लिया है, शहर कायद के वासियों के पसीने छूट गए जनाब। जी हाँ बिल्कुल। अब ये कब तक जारी रहेगी? हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। सर ये बताया गया था कि आखिरी अशरे में आएगी, लेकिन ये तो अभी ही आ गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी कब तक ये वेव है? और ये क्या शॉर्टर स्पैन के लिए वेव है या फिर पूरे रमज़ान इसी तरह का 38 और फील लाइक 40 तक जारी रहेगा? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि ये एक शॉर्ट स्पैन का जो है वो हॉट वेदर था और इसमें अगर 39 मैक्सिमम गया तो ह्यूमिडिटी इसमें बहुत कम थी, तकरीबन 10 से 15% के दरमियान में ह्यूमिडिटी थी, जिसकी वजह से जो है वो फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो एज सच 38-39 नहीं था, वो 34-35 फील किया गया।
ताहम ये गर्मी की शिद्दत कल तक बरकरार रहेगी और इस बात की तवक्को है कि बुध के रोज से कराची के टेम्परेचर दोबारा जो है वो 33-35 की रेंज में आ जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पंजाब में बारिशों की पेशन गोई की गई है, 16 मार्च तक बारिशें जारी रहेंगी, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा बारिशों का पंजाब साइड पर? देखें जी, एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है उसने गुज़िश्ता रोज़ से मुल्क को मुतासिर करना शुरू कर दिया है, जो कि अभी फ़िल वक्त तो कमज़ोर है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ताहम आने वाले 2 रोज़ के बाद वो अपनी शिद्दत इख्तियार करेगा और इसके साथ साथ जो है तकरीबन 16 तारीख की शाम या 17 तारीख की सुबह तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम अपना असर दिखाएगा, जिसमें मरी, गलियात और कश्मीर और उससे मुल्हिका जो केपी के नॉर्दर्न इलाके हैं वहाँ पर एक शदीद बर्फबारी का स्पेल भी मुतवक्को होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तर्जुमात हमारे साथ मौजूद थे अंजुम नज़ीर। और अब मौसम के हवाले से ही हम मज़ीद अगर बात कर लें और क्या तैयारियां हैं, तमाम तर क्या मामलात हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। तो DG PDMA लाहौर इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आप अपने वक्त के हमें दे रहे हैं। इरफान साहब बताइएगा, हालिया बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी किया है PDMA ने। लॉन्ग टर्म देखें तो ये जो वेदर पैटर्न है तब्दील होते जा रहे हैं। करंट मुझे सिचुएशन बताइए कि कितना आप लोग तैयार हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वेदर के हवाले से पंजाब में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रिसेंटली 10th ऑफ मार्च, आज से ऑनवर्ड 16th ऑफ मार्च ये एक बारिश का सिस्टम है जो ऑलमोस्ट पूरे पंजाब को इफेक्ट करेगा। कहीं पे ज्यादा बारिश है और कहीं कम है। तो हमारे पास अच्छे शावर्स हैं और जो खास तौर पे नॉर्दर्न साइड हमारी पिंडी डिवीजन है इसमें ज्यादा अच्छी बारिश है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अभी ये बताता चलूं कि अनफॉर्चुनेटली सितंबर ऑनवर्ड्स ज्यादा बारिशें जो नॉर्मल रूटीन से वो ना होने की वजह से, और इस दफा रूटीन जो रेनफॉल था उससे भी हम 42% बिलो रेनफॉल रिसीव हुआ पंजाब में, जिस वजह से अभी आपने देखा कि PMD ने एक माइल्ड ड्राउट की एडवाइजरी भी जारी की और उस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे अपनी मेजर्स भी वो पुट इन प्लेस की। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ये आने वाली जो शावर्स हैं इससे कुछ चीज़ें हमारी नॉर्मलाइज होंगी। इस वक्त अगर हम ओवरऑल तरबेला को देखें तो आज रात से तरबेला पे जो हमारा वाटर लेवल है वो डेड लेवल की तरफ जा रहा है, मीनिंग देयर बाय कि आगे ये जो बारिशें हैं ये दीज आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और आने वाले दिनों में अगर हम ओवरऑल अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, बाकी चीजें देखें, तो ये बारिशें बिल्कुल एक नेमत से कम नहीं होंगी। अच्छा। इसी तरह मंगला की भी सूरत हाल, हमारा जो दूसरा रिजर्वायर है मेजर, वो भी कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। उसमें भी एज ऑफ टुडे 1,94,000 एकड़ फीट वो जो पानी है वो बाकी रिमेनिंग है, जो पिछले सालों की निस्बत एक विजिबली डिक्लाइंड सिचुएशन है। अच्छा, तो इरफान साहब, होपफुली ये इरफान साहब एक चीज़ ये कि PDMA चाहे वो पंजाब हो या फिर ओवरऑल NDMA हो, आप लोग पिछले सालों में लड़ते रहे हैं विद द डेवास्टेटिंग फ्लड्स, ठीक है, और उसकी आप लोगों ने अभी मैकेनिज्म तैयार किए, आप लोगों ने उसके हवाले से अपने हथियार बनाए और अब उस पर आप लोग काफ़ी अरसे तक काफ़ी अरसे से काबू पा रहे हैं। नाउ दिस ईयर इट इज़ अ डिफरेंट चैलेंज। जैसे कि आपने खुद भी कहा कि ड्राउट या माइल्ड ड्राउट है, तो ये जितनी भी बारिशें हो रही हैं वैसे भी पैटर्न से कम है, तो जो बारिशें होने जा रही क्या उससे वो ड्राउट का जो इफेक्ट है वो कम होगा? कितना कम होगा? प्लस ये कि आप लोग जो कि यू हैव बीन फाइटिंग विद दिस फ्लड्स एंड ऑल, ड्रॉट के हवाले से इससे लड़ने के लिए क्या हिकमत अमली बना रहे हैं? जी बिल्कुल, ड्राउट, माइल्ड ड्राउट का जो ही ये एडवाइजरी जारी हुई उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, उन्होंने भी इसको हाईएस्ट लेवल पे टेकअप मैटर हुआ। और जो खास तौर पे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो जो मेन चैलेंज हमारा होता है ड्राउट में वो है चोलिस्तान का और थल का एरिया, जहाँ पे मिलियंस ऑफ एकड़ लैंड है और वहाँ पे लोगों को ग्रेजिंग की सूरत हाल वो उस तरह उनके एनिमल्स के लिए प्रॉपर नहीं रहती और उनको पानी की, मीठे पानी की फराहमी एक मेजर चैलेंज होता है। तो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे PDMA पंजाब ने 10 बड़े बाउजर्स, जो वाटर बाउजर्स जिनसे मीठे पानी की फराहमी को इंश्योर किया जा सकता है, वो ऑलरेडी चोलिस्तान में इस वक्त मौजूद है। और इस बारिश से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला
जो ग्रेजिंग के मामलात हैं, लोगों के माल मवेशियों के जो कि मिलियंस की तादाद में है चुलिस्तान में और थल में, वो इंशाल्लाह ताला इन बारिशों से काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। उसके साथ साथ तकरीबन 1900 से 2000 छोटे पॉन्ड्स हैं जो टोबास जिनको कहते हैं, जो चोलिस्तान और थल में हैं। इन बारिशों से काफी हद तक सूरत हाल उनकी भी इम्प्रूव होगी, और जब ये इम्प्रूव होगी तो इंशाल्लाह ये जो माइल्ड ड्राउट का भी खदशा है ये आगे आने वाले दिनों में ये आपने बहुत अच्छी बात बताई इरफान साहब। उम्मीद करते हैं कि खुदा रहमत अपनी बरसाए इसी तरह कि हमें किसी खुश्क साली का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया। इरफान अली मौजूद थे, DG PDMA लाहौर। और वक्फे का वक्त हो रहा है नाज़रीन, लेकिन जाने से पहले मैं एक मरतबा फिर मिनहाल से दरख्वास्त करूँगा कि वो 2 अशार जो है वो हमें हदिया करते जाएँ। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, के बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, और साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, कि उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, और खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, तो खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, और रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। खातिन हज़रात, एक जापानी कहावत है कि अगर आपको किसी को एक दिन खाना खिलाना है तो उसको मछली पकड़ के खिला दीजिए, लेकिन अगर उसको इस काबिल बनाना है कि वो फिर सारी ज़िंदगी मछली खाए तो उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं हमारे मुल्क में कि जो काम तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन एक ऐसा यूनिक इदारा है, एक ऐसी यूनिक फाउंडेशन है जो लोगों की सिर्फ मदद नहीं कर रही है, उनको माशरे का फ़ाल हिस्सा बना रही है, और थ्रू अ प्रॉपर मैकेनिज़्म जो उनकी मदद करने भी आ रहे हैं उनको भी एम्पावर कर रही है कि वो अपने आप को एक फ़ाल किरदार बना सके इस माशरे का। हमारे साथ मौजूद है आज सदर सबील मुस्तफ़ा फाउंडेशन अज़मत मुजीब साहब। अज़मत साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्लीज़ टॉक अस थ्रू योर फाउंडेशन, कब से काम कर रहे हैं, क्या यूनिक काम कर रहे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम जो है तकरीबन चैरिटी का काम जो है तकरीबन 20 साल से तो हम कर रहे हैं, दोस्त अहबाब मिल के करते थे। फिर हमने 2018 में हमने ये एक फ़ाउंडेशन बनाई, सबील मुस्तफ़ा फाउंडेशन, और इसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में है। नुमानुल हक हैं उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी हैं, वो पाकिस्तान में होते हैं। तो हमारा हेड ऑफिस पाकिस्तान में है, इसकी ब्रांचेस कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, टर्की यहाँ पर है। मैं प्रेसिडेंट हूँ सबील मुस्तफ़ा फाउंडेशन कनाडा का, और हमारे इसमें मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें जो हमने सिलसिला, जब पेंडेमिक से पहले आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक डिज़ास्टर हुआ, उसमें हमने बड़ी कोशिश की, वहाँ तक गए हैं उन इलाकों में, कैम्प्स, गर्म कपड़े लेके, शूज़ लेके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से हमारा बहुत सामान, तकरीबन 9-10 कंटेनर उधर से हमने भेजे, और यहाँ पे हमारी टीम ने उन जगहों पे जाके मदद की जहाँ पे NGOs ने मना कर दिया था कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, पानी इतना है कि हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके लोगों की मदद की। तो उसके साथ हमने राशन तो तकरीबन हर फाउंडेशन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। हमने ये एक सोचा कि राशन हम देते हैं एक फैमिली को,
और वो चलता है तकरीबन 1 से 1.5 महीना। लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि वो फैमिली अपने पाँव पे खड़े हो, क्योंकि राशन ख़त्म हो जाएगा तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन। जी, तो फिर हमने हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम फैमिली से ख़ुद मिलते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं कि वाकई ये मुस्तहिकीन है, और फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं उसके अंदर यतीम हैं, बेवाएँ हैं और पीपल विद डिसेबिलिटी। तो उनको हम कोशिश ये करते हैं हम रोज़गार फराम करें। जैसे कि एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि मुझे आप लोडर रिक्शा दिलवा दीजिए। तो हमारे डोनर्स हैं कनाडा में, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कनाडा में, बल्कि जो हमारे और दूसरे ममालिक में भी हमारे डोनर्स हैं, इतने हम्बल हैं कि हम एक कॉल करते हैं और वो लब्बैक कहते हैं कि ये हमारी तरफ से करिए। तो उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हम ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमने यतीम हैं, बेवाएँ हैं, किसी को एक खातून है वो बेवा थी, उन्होंने कहा मुझे आप एक स्टेशनरी की शॉप लगवा दीजिए क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल सकती, मेरे छोटे बच्चे हैं। तो हमने असेसमेंट की, उसकी कॉस्टिंग निकाली और उनको हमने एक स्टेशनरी की शॉप करवाई। इसी तरह से 2 भाई हैं, उनकी बच्चियां भी हैं, उनकी हम कफ़ालत भी कर रहे हैं पढ़ाई में। वो नाबीना है, पूरी तरह से देख नहीं पाते। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें आप ग्रॉसरी स्टोर बनवा दें। तो हमने 2 ग्रॉसरी स्टोर पिछले साल उनके लिए बनवाए। तो इस तरह छोटे छोटे रोज़गार जो हैं वो हम कोशिश करते हैं कि लोग अपने पाँव पे खड़े हों। इसके साथ जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो है एक हमारी सबील फाउंडेशन की एक क्लिनिक है। हमने वो क्लिनिक खोली है फैक्ट्री एरिया में, जो कि एक आम आदमी बीमार होता है और वो डॉक्टर की फ़ीस नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो हमने वहाँ पे हमने कंपाउंडर रखा है और एक डॉक्टर रखा है जो कि पूरे लाइसेंस्ड है। और कुछ दवाइयाँ हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो दवाइयाँ नहीं यूज़ की हैं वो हमें दें, अतिया करें हमें। तो हमारे डॉक्टर साहब उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, उन दवाइयों की एक्सपायरी चेक करते हैं, और जब वो ऑथेंटिक होती है तो उसको शेल्फ में रखते हैं। तो जो लोग आते हैं तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिकल असिस्टेंस दे रहे हैं, और दवाइयाँ जो भी होती हैं हमारे पास मौजूद उनको हम देते हैं। इसके साथ हमारा प्रोजेक्ट है सबीले आप, जिसमें हम उन इलाकों में वेल लगवाते हैं जहाँ पे पानी नहीं है। खारिया में एक स्कूल है 450 हैंडीकैप बच्चों का, वहाँ हमने एक वेल लगवाया, वहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं था। इसके साथ औरंगी टाउन की जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे टैंकर के भी एक्सेस नहीं होती, तो वहाँ हमने पहले एक वेल लगवाया, उसके बाद वो इनफ नहीं था, फिर हमने दूसरा वेल लगवाया। तकरीबन 500 फैमिलीज़ घराने जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ हम जैसे फ़ॉरेन ममालिक में रहते हैं, वहाँ पे बड़ी अवेयरनेस होती है, सोसाइटियाँ हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनको उस दौरान किन किन बातों की एहतियात करनी चाहिए, किन माहौल में उनको रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया है उनके लिए, और एक ख़ातून है हमारी, वो आलमा भी हैं, वहीं पे बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो स्टार्ट किया। आज तकरीबन 250 ख़वातीन हैं जो वर्कशॉप अटेंड करती हैं, और उनके साथ उनके वालिदैन और इनके इन-लॉज़ भी आते हैं। तो उसमें उनको पूरी तरबियत दी जाती है कि इस टेन्योर में उनको अपना कैसा लाइफ स्पेंड करना है। यानी कि आप सोसाइटी का कोई फैक्टर नहीं रहे हैं, क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन जितना आपने बताया, दरिया को कूजे में आपने बंद किया, यकीन करें जब हम अपने इर्द गिर्द इतना मनफी चीज़ें देखते हैं तो हम फिर ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आप जैसे और आपकी फाउंडेशन जैसे फाउंडेशंस हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, जिनकी वजह से लोग जो हैं वो आसरा ढूंढते हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, एंड प्लीज़, क्योंकि मेरा आपसे ताल्लुक़ भी है पुराना, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा इसी तरीके से खिदमत करते रहें, क्योंकि वो जो लोग जब दुआ देते होंगे, जब अर्श तक जाती होगी तो अर्श तो हिलता होगा लाज़िम। बिल्कुल। मैं आखिर में ये कहूँगा कि हमने वो फैमिलीज़ देखी हैं जिनके पास है नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी वो नहीं मांगते। तो ऐसे लोग मौजूद हैं, और अल्लाह का शुक्र है, सबकी सपोर्ट है जिसकी वजह से ये चल रहा है। चल ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सबील मुस्तफ़ा फाउंडेशन के सदर मौजूद थे, और यकीन करें कि इन्हीं लोगों की वजह से जो है वो इतने लोग बाइख्तियार बन पाते हैं और इतने लोग सोसाइटी का एक कारामद हिस्सा बन पाते हैं। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद जनाब, दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। दुनिया बोल है के अंदर जो जायके का किचन है उसमें खुशामदीद। और आप देख रहे हैं शुरू दिन से डे 1 मतलब के पहले रोज़े से मैं आपको सारे ऐसे पकवान
सिखा रही हूँ, जो कि विद इन फ्यू मिनट्स बन जाते हैं, 15 से 20 मिनट में बन जाते हैं। पीसीआर मेरा ईयरपीस बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। सो जनाब, मैं आपको बता रही थी कि हम लोग झटपट किचन में जो है ना अपने खाने तैयार कर देते हैं। ये किचन का नाम जो है ना बोल के जायके नहीं, झटपट किचन होना चाहिए था वैसे। एनीवे, हमारे इस झटपट किचन में जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं वो है डालडा। जहां मामता वहां डालडा। जनाब, 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा है। तमाम माएँ, तमाम बहनें, तमाम शेफ्स, तमाम बेटियां, वो तमाम लोग जो कि कुकिंग से शगफ रखने वाले लोग हैं, वो सब डालडा पर ही इन्हिसार करते हैं। डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और डालडा का रमज़ान यानी कि बचत का रमज़ान, ना बदला रमज़ान, ना बदला रमज़ान की बरकतें और ना ही बदला डालडा। डालडा इस बार ईद से पहले आपको दे रहा है ईदी 250 रुपये तक की बचत के साथ, और साथ में रमज़ान की स्पेशल पैकेजिंग आई है। आप देख सकते हैं, मैं डेली बेसिस पे आप लोग को दिखा भी रही हूँ कि कदर खूबसूरत पैकेजिंग है। ये बॉटल्स तो आप ऐसे ही रख सकते हैं फॉर डेकोरेशन पर्पज़, ऑनेस्टली इतनी खूबसूरत है। और ये पैकेजिंग आप देखिए, पहले जो वो पाउचेस होते थे ना, वो रखने से ऐसे गिर जाया करते थे, अगर आपको याद हो। अब ये पाउच इस तरह से आ गया है, आप देखिए, ये हार्ड पैकिंग में आ गया। आप इजीली इसको रख सकते हैं और ये गिरेगा भी नहीं। ये देखिए, मैंने ऐसे रख दिया है, आप इस्तेमाल कीजिए और ये आराम से रखिए। और साथ में मैं डेली बेसिस पे एंडोर्स कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। डालडा का ये वाला ऑलिव ऑयल मेरा पर्सनली बहुत मुझे पसंद है। मैं डेली बेसिस पर 1 टीस्पून इसको लेती हूँ। पीसीआर प्लीज़ मेरा एयर पीस बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। ये देखिए, ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये आपने 1 टीस्पून पीना है डेली बेसिस पर। अगर आप इसको सहरी से जस्ट पहले पी लेते हैं तो आपकी गट हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ये मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। और उसके साथ साथ हमारे साथ जो दूसरे हैं, दूसरे तो नहीं, वो भी पहले ही हैं, लेकिन मैं बताऊँ उनको दूसरे नंबर पे रही हूँ, सब्रूसो। बिल्कुल जनाब, सब्रूसो। अगर सब्रूसो किचन में ना हो तो कैसे बनेंगे मज़े मज़े के पकवान। सब्रूसो का साथ और हमारा साथ रहेगा रमज़ान के एंड तक, और रमज़ान के बाद भी। जितनी ज़बरदस्त इनकी वो क्या कहना चाहिए कलेक्शन इन्होंने निकाली हुई है ना चिक्की, तो आप ये देखिए ज़रा। ये हमने बनाए भी हैं इसके काफ़ी सारे, और आइंदा आके भी बनाते रहेंगे। सब्रूसो अपनी कभी भी पैकेजिंग पे, अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जो चिकन भी होती है वो भी फ्रेश इस्तेमाल होती है। जो फ्रोज़न इनके आइटम्स हैं वो इतने मज़ेदार हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स इनकी बैक साइड पर मेंशन होते हैं, एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। अंदर से जो पैकेजिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रॉपरली, इनका जो पैकेज करने का जो पैकेजिंग का तरीक़ेकार है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी वक्त मैं इसको निकाल के आपको प्रॉपरली दिखाऊँगी भी। और जनाब, हमारे जो तीसरे हैं हमारे साथ जो ताउन कर रहे हैं इस झटपट किचन में हमारे बोल के जायके में, वो हैं मरहबा का गुलबहार। मरहबा गुलबहार शरबत फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करता है। इसके अंदर रिफाइंड शुगर शामिल है। आप चाहें तो इसमें चीनी डालें, ना चाहें ना डालें, ये वैसे ही बहुत मज़ेदार तैयार होता है। और जनाब, मरहबा की जो अनाउंसमेंट मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ बाइक की, वो मैं दोबारा किए देती हूँ। मज़े मज़े के पकवान की वीडियो बनाकर हमारे बोल के फेसबुक पेज पर आप भेज सकते हैं। जिसकी ज़बरदस्त सी रेसिपी होगी, जिसकी वीडियो में ज़बरदस्त सी चीज़ें बनी हुई होंगी, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। और ये बाइक जो मेरे पास खड़ी हुई है मेरे लेफ्ट साइड पे, ये जाएगी आपके पास। और दूसरे नंबर पे जो रेसिपी सिलेक्ट की जाएगी उनको जाएगा वो एलईडी टीवी। भाई एलईडी टीवी भी दिखाइए साथ में। ये देखिए, ज़बरदस्त सा एलईडी टीवी। एलईडी टीवी और बाइक हो सकता है कि दोनों ही आपके घर चले जाएं, तो अपने घर से ही मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, सजेशन दूंगी, अपने घर से ही मुख्तलिफ लोग अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाइए अपने पकवान की। झटपट पकवान होना चाहिए। वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज, बोल का जो फेसबुक पेज है वो आप कर दीजिएगा शेयर। और अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो भी झटपट है। उसका नाम है चिकन एंड पोटैटो क्रोकेट्स। ये क्रोकेट्स बाज़ार में भी मिलते हैं, लेकिन हम ये ख़ुद से बनाने वाले हैं। इसको आप बना सकते हैं इफ्तारी में। इफ्तार के बाद आप इसको वैसे डेली बेसिस पे जो बच्चों को जब लंच बॉक्सेस देने होते हैं आप उसमें भी दे सकते हैं। टी टाइम में भी आप इसको बना सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं चिकन। मैंने ये सब्रोसो की ही चिकन ली है, बोनलेस चिकन, और मैंने इसको बॉयल करके नमक और अदरक लहसुन के साथ इसको इसी तरीके से अलग-अलग कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको करके रखेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ये सब्रूसो का जो बोनलेस चिकन का पैकेट है हमने वो यूज़ किया है। साथ में इसमें जाएंगे आलू उबले हुए। ये भी मैंने आधा चम्मच नमक डाल के 4 मीडियम साइज्ड आलू थे पोटैटो से, मैंने उनको बॉईल करके रख लिया है।
उसमें साथ में जाएगी ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट। ये बिल्कुल बेसिक इसमें इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कोई ऐड ऑन नहीं होती हैं। ये बेसिक से इसका जो जायका है वही रहेगा। साथ में आप इसको इमली की चटनी, केचप के साथ, बारबेक्यू सॉस के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, जिस तरह से भी चाहें आप उसको सर्व कर सकते हैं। साथ में इसमें जाता है चीज़, और वो जाता है, ये देखें, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, ये दोनों मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और उसके साथ जो ये ये जो आप अंडे देख रहे हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं होने हैं। अंडे मैं इसमें डिप करके फिर मैं इसकी कोटिंग करूँगी। बेसिकली अंडे में डिप होगा, मैदे में होगा, फिर अंडे में डिप होगा, फिर लास्ट में जो है ना इसके अंदर ये क्रम्स के अंदर हम इसको डिप करेंगे, ताकि जो इसकी कोटिंग है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग और थिक सी कोटिंग आ जाए, ताकि ये टूटे भी नहीं और जायके में भी बरकरार रहें। और अंडे में भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आखिर में हम इसको डीप फ्राई करेंगे, और डीप फ्राई करेंगे हम डालडा के तेल में। अब हम इसे बनाना शुरू कर रहे हैं। और रेसिपी, अच्छा, बहुत सारे ऐसे शेफ़्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कुकिंग से शगफ़ रखते हैं, पकाने का शौक़ है, जिनको उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कहा है कि जनाब हम भी आके पकाना चाहते हैं आपके साथ। तो पहले आप ना एक काम कीजिए, अपनी रेसिपीज़ बनाकर आप हमारे फेसबुक पेज पर उसको दे दीजिए। उसके बाद अगर पसंद आती है तो हो सकता है हम आपको यहाँ इन्वाइट कर लें, आप अपनी रेसिपी हमारे सामने ही आके बनाएं। अच्छा जी, हम अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। ये देखिए चिकन, ये जो मैंने तार करके रखी हुई थी, और उसके साथ मैं इसको आलू डाल रही हूँ। ये रेसिपी कार्ड थोड़ी देर में आपको शेयर हो जाएगा, और अगर आप मिस कर जाएं तो कोई बात नहीं, सुबह 9 से 11 वापस से रिपीट होता है, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले जो है ना, मैं ये आलू को मैश करूँगी चिकन के साथ मिला के। अच्छा, ये जो है, जितना इसको आप अच्छे से बॉईल किए हुए होंगे आलू को, ये उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, ये कितने अच्छे से, जितना सॉफ्ट ये बने हुए होंगे, जितना अच्छे से उबले हुए होंगे, ये उतने अच्छे से मिक्स होते चले जाएंगे। ये देखिए, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, कोशिश कीजिए आप भी ग्लव्स के साथ ही इसको करें। ये आलू जो हैं इस वक्त थोड़े से मुझे हार्ड लग रहे हैं, तो थोड़ी मुझे करनी पड़ रही है कोशिश, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप उसको चाहें तो छोटे छोटे पीसेस करके ना फिर बॉईल कर लें। उससे क्या होगा कि जल्दी से बॉईल भी हो जाएंगे, मैश भी आप उसको इजीली कर सकेंगे। ये देखिए, ये आराम से। अच्छा, अगर आपको ऐसा मालूम हो कि आपको बहुत हार्ड लग रहा है, तो आप इसके अंदर आधा अंडा शामिल कर सकते हैं। पूरा अंडा ऐसा ना हो कि बहुत पतले हो जाएं और फिर आपके हाथ में ही ना आए वो। तो ये ज़रा आपने इसका जो है ना वो ध्यान रखना है। तो अच्छा, मेरे ये जो पोटैटोज़ हैं ये प्रॉपरली बॉयल नहीं हो सके हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें ये हार्ड है। ये देखिए, अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स होना शुरू हो गए हैं। और चिकन भी अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रखें, थोड़ा सा वो सॉफ्ट रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा कुछ इजीली मिक्स हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप उसको चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पाइसी कर लें, तो वैसे तो मैंने वाइट का ही सारा मंदा रखा है, क्योंकि आप रेड डाल दें तो, यानी कुटी मिर्च या पिसी मिर्च डालते हैं तो वो थोड़ा सा रेड नज़र आता है। लेकिन इसको ज़्यादा मुनासिब यही होता है कि वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, और कुछ लोग इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करते हैं। लेकिन मैं चिकन पाउडर ऐड नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना इसका जायका काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होता है, तो ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स होना शुरू हो गए हैं। ये आपने, ये इसकी लुक आनी चाहिए। ये देखिए, इसको आपने इस तरीके से दबा के जो है ना करना होगा, ताकि ये प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं, आलू और चिकन जो हैं। ये देखिए, अब इसमें जाएगा चीज़, और चीज़ के साथ भी ऐसा ही होगा। और यहाँ बहुत गर्मी है। ये देखिए, ये जनाब, ये होने वाला है मिक्स। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगी चीज़। ये देख सकते हैं आप, चीज़ जा रही है इसके अंदर। इसमें ये चेडर चीज़ और मोज़रेला दोनों का ही इस्तेमाल करना होता है। ये देखिए, ये दोनों चीज़ मैं डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ इसमें चली गई है। अच्छा, उसके बाद पहले इसको हम साथ में ना मिक्स करते जाएंगे। उससे ये होगा कि ये जब मैं मसाले डालूंगी तो वो मुझे इजीली उनको मिक्स करने में वो हो जाएगा, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये जनाब, और जब हम कुकिंग शुरू करेंगे फिर हम इसे ऑफ कर लेंगे, लेकिन अभी जो है पंखे की बेतहाशा ज़रूरत थी। ये देखिए, ये
अच्छा, इसमें ना ये ना सोचिएगा कि इन्होंने चिकन के बनाए तो मैं बीफ के बना लूँ। बीफ के नहीं बनते, बीफ के शामी कबाब ही बनते हैं। ये जो बनते हैं ये इसी के बनते हैं, चिकन के ही बनते हैं क्रोकेट्स। अगर आप चाहें तो मिन्स चिकन यानी कि चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जल्दी है तो आप जो है चिकन का कीमा ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी को पहले आप ब्लेंडर में डाल के और बारीक कर लें तो 2 मिनट में आपके पास हो जाएगा। मेरे पास यहाँ ब्लेंडर था नहीं, वरना तो शायद मैं भी आप लोगों के लिए यही करके रखती। वो आसान हो जाता है और जल्दी भी बन जाता है। और भाई साथ साथ आपने ये बात जो है ना वो जहन में रखनी है, आपके घर से चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, कोई भी कुकिंग करता हो घर से, आप बना के भेजिए हमें वीडियोज़। और मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं भेजनी है भाई, बोल के फेसबुक पेज पर भेजनी है। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो आ रहे होते हैं जी। फेसबुक पेज जो है वो नीचे चल रहा है इस वक्त हमारा, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मेंशन है। इसी फेसबुक पेज के ऊपर आप लोगों ने अपनी खाने की वीडियोस बना के भेजनी है। जितनी अच्छी वीडियो होगी, जितना अच्छा खाना होगा, जो सिलेक्ट किया जाएगा उसको दी जाएगी मोटर बाइक जो मेरे पास खड़ी हुई है, और दूसरे नंबर पे जिसकी सिलेक्ट होगी उनको मिलेगा LED TV। जो भाई भेजिए जल्दी जल्दी रेसिपीज़। ये देखिए ये हो गया है हमारा ऑलमोस्ट डन। ये देखें ये। अच्छा, कहीं पर अगर आपको नज़र आए आलू या कोई चीज़, उठा के आप आराम से उसको अलहदा कर दीजिए। देखें जैसे मेरे हाथ में ये पिस नहीं रहा था, मैंने इसको अलहदा कर दिया, वरना वो फिर क्रॉकेट्स के अंदर आएगा, वो अब मज़े का नहीं लगेगा। तो ज़रा मेरे आलू स्लाइटली अनकुक्ड रह गए हैं, तो मैं उनको निकाल रही हूँ ताकि वो मेरे लिए मसला ना बने। अच्छा जनाब, ये देखिए ये हो गया। ये कीमे की सी शक्ल आप देख सकते हैं। कैमरामैन ज़रा पिज़्ज़ा फोकस करके दिखाते हैं। बिल्कुल इस तरह से कीमा टाइप ये शक्ल बन गई है। अब इसके अंदर बस हम डालने वाले हैं नमक, ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर। ये देखिए ये मैं लूँगी आधा चम्मच। ये देखिए ये ½ टीस्पून है, क्योंकि मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसका रीज़न ये कि हम इसको साथ में सर्व करने वाले हैं चिली गार्लिक सॉस, तो अगर ये भी इतने स्पाइसी होंगे। और ये डल गई वाइट पेपर, और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, बस हाफ से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू में और चिकन में ऑलरेडी नमक शामिल है। ये देखिए बस ये ऐसे। और फिर जो है ये मैं इसको निकाल ही देती हूँ क्योंकि ये डिस्कार्ड हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, हाथ को वॉश करते हैं और फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये मिक्स करना है। मेरा ग्लव क्योंकि फट गया है तो मुझे अनफॉर्चुनेटली इसको इस तरह से यूज़ करना पड़ रहा है। आप कोशिश करें ग्लव से या किसी चीज़ से मिक्स करें। ये देखिए अब ये सारी चीज़ें, इसकी जो कंसिस्टेंसी है या इसका जो बैटर या कहना चाहिए जो ये मिक्स हुआ जो कीमा बना है ना, ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर प्लीज़ अंडा वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, आपको लगे कि बिल्कुल ही हाथ नहीं चल पा रहे हैं, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा अंडा मिला सकते हैं, वरना मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं जब भी अंडे को रेकमेंड करूँगी कि जब मुझे लगता है कि जिसको आपको डीप फ्राई करना है। दैट्स इट। ये हो गया है मिक्स। अब बस इसके हमने बनाने हैं कबाब, और आप कबाब किसी भी शेप में दे सकते हैं। क्रोकेट्स जो बाज़ार में मिलते हैं आपने देखे होंगे, आप उसकी शेप बना सकते हैं। आप शामी कबाब टाइप अगर शेप देना चाहें आप उस वाली शेप में भी बना सकते हैं, जिस शेप में आप चाहें, लेकिन मैं इसको क्रोकेट्स की ही शेप दूंगी। ये चिकन एंड पोटैटो क्रोकेट्स हैं, तो हम इसको उसी तरह की शेप में बनाएंगे। अब ये सारे मसाले जो है ना इसमें मिक्स हो गए, एंड आई कैन स्मेल दैट। वो जो एक मसालों की जो एक खुशबू सी आ रही होती है वो मुझे आना शुरू हो गई है। अच्छा, मुझसे ऐसे काम होता नहीं है, मुझे बार बार हाथ धोना पड़ता है। ये देखिए। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोग ऑलिव ऑयल जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, डालडा का। और ये कुकिंग में नहीं इस्तेमाल होता है। ये सैलड पे ऊपर से जो आपको सालन में डालना हो, किसी चीज़ में डालना हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार आपको ये कहूँगी कि आप इसको सैलड में तो यूज़ करें ही, लेकिन आप इसको गट हेल्थ के लिए आपके बहुत ज़बरदस्त है, उसके लिए इस्तेमाल करें। बच्चों को भी पिला सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं ऑयल डाल के इसको डीप फ्राई की तैयारी। ये थोड़ा सा मैं कर रही हूँ चूल्हा कम। फिर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? डालडा। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ईद से पहले आ गई है ईदी, पूरे 250 रुपये तक की बचत। डालडा का रमज़ानुल मुबारक। और पैकेजिंग तो आपने देख ही ली है कि क्या कमाल की पैकेजिंग लेकर आए हैं लोग इस बार। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे डालडा ऑयल डीप फ्राई करने के लिए। अगर आपके पास एयर फ्राई है तो आप एयर फ्राई ले सकते हैं, एयर फ्राई में आप कर सकते हैं आराम से।
हल्का सा, उसमें आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। और जो मैंने अपने क्रॉकेट्स के लिए चिकन लिया है वो है सबरूसो का चिकन। उनका बोनलेस चिकन आइटम है ये, बहुत ज़बरदस्त इसकी बोनलेस चिकन थी और फ्रेश थी बिल्कुल। मैंने बस उसको वॉश किया है और बॉईल कर लिया था। अब ये देखिए मैंने डीप फ्राई करने के लिए ये डालडा का ऑयल निकाल दिया है। मैं इसको रख रही हूँ नीचे और जब तक ये गर्म होगा हम जब तक क्रॉकेट्स की को शेप दे लेते हैं। मुझे एक बड़ी ट्रे इसकी, चले मैं इसको ही यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। अगर मुझे एक प्लेट मिल जाए प्लीज़, या मुझे एक ट्रे मिल जाए तो मैं अपने इसमें बना के इसको रखती जाऊँ। मुझे एक ट्रे या कोई प्लेट प्लीज़ दे दीजिएगा। अच्छा, उसमें हम बना के रखते चले जाएंगे। अंडे में डिप करेंगे और हम इसको फिर मैदे में डिप करेंगे और हम करते जाएंगे। बल्कि मैं आपको दोनों की कोटिंग भी दिखा देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों की ही कोटिंग। अच्छा, जो अंडा है ना, आप ये देख सकते हैं अंडे में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ ताकि वो जो कोटिंग है उसमें थोड़ा सा कुछ फ्लेवर तो आए ना। थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी ही सफ़ेद मिर्च, ताकि जो ऊपर से कोटिंग आ रही होगी उसके अंदर भी कुछ जायका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही बजायका सी या प्लेन सी लगे, क्योंकि इसके अंदर मैदा ही है ना, या क्रम्स हैं। तो क्रम्स के, या फिर ये भी हो सकता है कि क्रम्स के अंदर ही आप इसको शामिल कर लें, वो भी आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बस करूँगी मिक्स। ये देखिए ये मिक्स होके ये हो गया तैयार। बस मुझे एक अदद प्लेट दे दीजिएगा। और मेरे ख्याल से कल हम जो है ना बनाएंगे शरबत गुलबहार का कोई अच्छी सी इसकी ड्रिंक बनाएंगे, जैसे मैंने पहले भी बनाई थी ड्रिंक। तो वो हम ड्रिंक बना के आपको देंगे। मुझे लगता है कि वो जो ड्रिंक थी वो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे उस हवाले से फ़ीडबैक्स मिले कि भाई वो जो ड्रिंक बनाई थी वो बहुत मज़ेदार थी। उसके अंदर जेली भी हमने ऐड की थी। तो अब इस बार भी मैं ज़बरदस्ती एक ड्रिंक जो है वो गुलबहार शरबत से बनाऊंगी इंशाल्लाह आप सभी लोगों के लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये कितना इजी है, मतलब ना ये गिर पड़ रहा है ना ये इधर से झड़ रहा है, ये बहुत इजी है। ये देखिए अब इसको मैं दे रही हूँ शेप क्रॉकेट्स के। ये थोड़ा सा, अच्छा ये देखिए अगर शेप प्रॉपर आपको देना है ना, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से आप थोड़ा सा निकालें और उसके बाद ये क्रॉकेट्स की प्रॉपर शेप आ जाती है। मैं आपको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ, वो बहुत छोटे ना हो जाएं। ये देखिए ये आपके क्रॉकेट्स की शेप आ गई है। पहले हम इसको बना के रखते जाएंगे और उसके बाद इसको एक साथ कोट करेंगे हम। ये देखिए ये बनते चले जा रहे हैं। सबरूसो के बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको आप इफ्तार में आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन समोसा इनका बहुत ज़बरदस्त है, क्रिस्पी पॉपर्स इनके बहुत ज़बरदस्त हैं। उसको तो बच्चे बड़े क्या सभी लोग, मैंने आपको अगर याद हो हमने उससे बनाया था हनी बटर चिकन और वो बहुत ज़बरदस्त बने थे, सबने बहुत तारीफ़ की थी। तो मैं अभी भी रेकमेंड करूँगी कि जो हनी बटर चिकन आप लोग बनाएं क्रिस्पी पॉपर्स से ही बनाइएगा। और इनके आगे से फिलेस भी बहुत अच्छे हैं चिकन के, उसको भी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ उसके शेयर करूँ रेसिपी। जो इनके चिकन फिलेस हैं सबरूसो के, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें हम रैप्स बड़े मज़ेदार तरीके के बना सकते हैं, तो रैप्स भी हम उसके साथ बनाएंगे। और रमज़ान में तो थ्रू आउट बच्चे बड़े हर कोई इसी किस्म के खाने पसंद करता है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके सामने वो सारे खाने लाऊं जो कि बच्चे और बड़े दोनों पसंद करें, और साथ में वो ऐसे हों कि सिर्फ रमज़ान तक ही वो रेसिपीज़ महदूद ना हो, बल्कि आप उसे रमज़ान के बाद बच्चों के लंच बॉक्स में, अपने खावन के लंच बॉक्स में, लंच पे और क्या कहना चाहिए डिनर्स पे या टी टाइम पे भी आप उसे बना सकें। हल्की फुल्की सी रेसिपीज़ हैं, झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं। और मैंने इसकी प्रेजेंटेशन भी जो है ना वो सोच के रखी हुई है। देखें जब भी कुछ इस किस्म की आप चीज़ बनाएं जो डीप फ्राइड हो, याद रखें डीप फ्राइड तमाम चीज़ों में, क्योंकि वो लुक तो सबकी ब्राउन्स में आती है, तो उसमें जो आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो सैलड लीव्स या लेटस मतलब ग्रीन के साथ होनी चाहिए, जो उसकी बेस बने आपकी। और साथ में उसमें या टमाटर रेड, ऑब्वियसली ग्रीन एंड रेड का जो कॉम्बो है वो बहुत ज़बरदस्त मालूम होता है। साथ में टमाटर रखें। अगर वो कुछ ऐसी है जो खट्टी मीठी सी है, लाइक चिकन टिक्का, उसके अंदर कोई फ्लेवर है, कोई बारबेक्यू उसमें फ्लेवर शामिल है, तो आप उसके साथ लीमू भी सर्व करें। इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन। ट्रस्ट मी, आप जितना भी खाना बना के रखें, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो खाने वाले जो हैं वो पहले से थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाते हैं। प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा बस मैं एक और बना लेती हूँ।
ताकि ट्रे में रखने के लिए आपको नज़र आने चाहिए। और फिर इसकी मैं कोटिंग करना शुरू करूँगी। इसको आप बासानी छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। इसके अंदर कोई मैंने प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं किया। आपके सामने जो चीज़ भी बनी है वो बिल्कुल आपके सामने है। अब हम इसको बनाना शुरू कर रहे हैं। चिकन और आलू ये आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ये अंडे में मैंने इसको डिप किया है, ये निकाला है और ये एक कोटिंग मैंने की है इसकी मैदे के साथ। फिर ये वापस जाएगा अंडे में और फिर लास्ट कोटिंग जो है वो इसकी होगी ये ब्रेड क्रम्स के साथ। अब आप देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स के साथ लगते ही ये कितनी मज़े की एक कोटिंग नज़र आ रही है। ये देखिए, ये देखें, आप इसको ज़रा क्लोज शॉट करके दिखाएं ताकि इन लोगों को समझ आ जाए कि जब ये ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग लगेगी तो ये ऐसे थिक सा हो जाएगा और बिल्कुल क्रॉकेट्स के जैसे हो जाएगा। अच्छा, मुझे ना वो छोटी छोटी सी चीज़ें बनाना नहीं पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा सा समझती हूँ कि कुछ अच्छा दिखने वाला होना चाहिए। क्रॉकेट्स यूजुअली बहुत छोटे छोटे से बनाए जाते हैं, मगर मुझे वो छोटे क्रॉकेट्स नहीं पसंद। मैं थोड़े से हैवी बनाती हूँ। तेल ज़रा ज़्यादा गर्म हो रहा है इसलिए मैं इसको साइड में कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे बहुत हिद्दत आ रही है। अच्छा, ये देखिए आप, ये मैदे के साथ फिर गया ये इसके अंदर अंडे में और फिर ये इसके साथ शामिल। ये देखिए, और कितनी अच्छी सी इसकी थिक सी कोटिंग आ रही है। और अंदर भी इसको जब इसके साथ आप चिली गार्लिक सॉस रखिए, इसके साथ टोमेटो केचप रखिए, इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ों के साथ रख सकते हैं। इमली की चटनी के साथ भी आप इसको रख सकते हैं। इमली की चटनी तो बहुत मज़े की लगती है। बारबेक्यू सॉस बहुत मज़े के लगते हैं, इसके साथ वो कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहें तो छोटी मोटी कोई हालापिनो सैलड अगर आप बना के रखना चाहें, अगर होता है ना प्रॉपर कोई प्लेटर आप दिखा रहे हैं इसको टी टाइम पर या कोई दावत है तो आप दावत में इसको आराम से रख सकते हैं। और दावतों में जब आप इसको रखें ना तो इसका प्रॉपर प्लेटर बना के रखिएगा। मैं भी आज इसको इसी तरीके से प्रेजेंट करूँगी ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से होता है। अच्छा, ये मेरी जो वो है डिश बहुत छोटी सी है इसलिए ये उलट पुलट होते हुए गिर रहा है। कल से जो है ना हमें सारा सामान अपना पहले से निकाल के रखना होगा। चलिए भाई, ये देखिए, बस अब ये मेरे 2-3 ही रह गए हैं। और मैं इसके साथ साथ फिर आप लोगों को एक बार अनाउंस कर दूं जिन लोगों ने अभी हमारा चैनल लगाया है कि भाई मरहबा शरबत गुलबहार ज़बरदस्त शरबत फलों फूलों और जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा। और मरहबा की तरफ से हम दे रहे हैं बाइक। मरहबा दे रहा है बाइक। अपनी ज़बरदस्त से खानों की रेसिपीज़ फेसबुक पेज पे हमारे शेयर कीजिए और जीतिए ये बाइक पाने का मौका। जो फर्स्ट रनर अप है उसे मिलेगा LED TV, जो कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे रखा हुआ है इस बाइक के साथ। और उसके साथ साथ अगर आप लोग बातों में मैंने मैदे में डाल दिया। उसके साथ साथ अगर आप हमें समझते हैं कि आपको भी यहाँ के किचन में मेरे साथ खाना बनाना है तो अपनी रेसिपीज़ पहले आपने भेजनी है हमारे फेसबुक पेज पर। उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हो सकता है आप मेरे साथ खड़े होकर कल यहाँ खाना बना रहे हो। रेसिपी बड़ी अच्छी होनी चाहिए और झटपट रेसिपी होनी चाहिए, लंबी चौड़ी नहीं, झटपट रेसिपीज़। अब मैं तो ये ज़रा ज़्यादा वो कर रही हूँ ये ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब हमारा टाइम जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। हाँ, अब हमारा टाइम जो है ना वो ख़त्म हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर ही रुक जाऊँ और पहले आप लोगों को फ्राई करके दिखा दूँ। ऐसा ना हो कि टाइम की वजह से मैं सारे ही वो ना करना शुरू हो जाऊँ। ये देखिए, अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं, बाकी जो है वो बाद में फ्राई कर लेंगे हम। ये देखिए, अब ये इसको मैंने, क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म ही है तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, पहले मैंने इसको किया चूल्हे को थोड़ा सा तेज़। अगर मैंने इसको हल्की आंच पे डाल दिया ना सारा तेल इसको ये पी जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा तेज़ तेल करके गरम। ये देखिए, अब इसको तलने में कोई ख़ास वक्त लगेगा ही नहीं, ये झटपट। और आप बना के इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, ये आराम से 10 डेज़ आपके फ्रीज़र में रह सकते हैं। ये देखिए, और मैंने चूल्हा भी थोड़ा तेज़ कर दिया है। अब मैं पीछे से आप जब तक इसको ज़रा देखें कि ये कितने ये झटपट तले जाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा देर तक रखना नहीं है हमें, ये हम निकाल भी झटपट ही लेंगे। ये आप देख सकते हैं डालडा के तेल में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये डीप फ्राई होंगे, आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये देखिए, ये देखिए, ये 2 मिनट में फ्राई होना शुरू हो गए। आप ज़रा इनका क्लोज शॉट करें। ये देखिए, मैं इसको ज़रा बड़े साइज़ का बनाना पसंद करती हूँ। आप चाहते हैं छोटा छोटा बनाना, आप छोटा भी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि एक भी बंदा ले तो एटलीस्ट पेट तो भरे, और प्रेजेंटेशन में भी मुझे वही अच्छा लगता है कि थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, नज़र आना चाहिए।
तो बस मैं इसको निकाल रही हूँ। अब ऑलमोस्ट ये हो गए हैं। मुझे इसके ऊपर निकाल लेने हैं, ये टिश्यूज़ के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए भाई, कैमरा फोकस करें, ये देखें कितना टाइम लगा। आपके सामने मैंने डाले, शायद 1 मिनट के अंदर ये कलर आ गया। डालडा के तेल का भी ये कमाल ही है वैसे। ये देखिए, ये आ चुका है इसका कलर। अब बस मैंने चूल्हा कर दिया है बंद और मैं इसको निकालना शुरू कर रही हूँ। वाह माशाल्लाह, कलर भी बहुत गज़ब का आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ट्रस्ट मी। और बस ये इसका मैक्सिमम कलर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं करना है फ्राई, क्योंकि ये गोल्डन कलर ही हमें रिक्वायर्ड है इसमें। अब ये इसकी प्रेजेंटेशन जो मैं आपसे कह रही थी, ये देखिए भाई, ये मैंने जो है ना पहले से ये तैयार करके रखी हुई है इसकी प्रेजेंटेशन। और ये जो टोमेटोज़ यानी टमाटर के जो मैंने गुलाब बनाए हुए हैं, ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखें, अब हम ना इसको, ये हमारा ये हो गया जनाब डन। ये देखिए आप, ये हमारा डन हो गया। ये आप देख सकते हैं, ज़रा इनको ज़रा फोकस करके दिखाइए। ये देखिए जनाब, ये हमारी रेसिपी हो गई है डन। चिकन एंड पोटैटो क्रोकेट, जिसको मैंने चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि अपनी रेसिपीज़ हमें वीडियो पर बनाकर हमारे फेसबुक पेज पर देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्त, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल, और आज आलिम के बोल में एक बहुत ही अहम मामला है जो कि ज़ेर बहस आएगा। खुतबा हज्जतुल विदा में मोहसिन इंसानियत आक़ा दो जहां सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों औरतों के मामले में अल्लाह से डरो और उनके साथ भलाई करने में मेरी वसीयत कबूल करो। इस्लाम में औरत की क्या ताज़ीम है, इसका अंदाज़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताकीद से बखूबी लगाया जा सकता है कि उन्होंने आखिरी खुतबे में भी लोगों को ख़ातीन से हुस्न सलूक की तलकीन की है। लेकिन आजकल के ज़माने में हम यूरोपी अक़वाम या फिर अमरीकी कौम का तो क्या ही तस्करा करें, हम जब अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं तो इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आ जाते हैं कि हमें अपने, जिसको कहते हैं ना कि ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तो इसी वाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर आलिम दीन मुफ्ती अबी मोहम्मद मौजूद है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आप लोग, हम अपने प्लेटफॉर्म से ये कह के पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि इस्लाम ने ख़ातीन को जो हुकूक दिए, इस्लाम ने ख़ातीन को जिस तरीके से एलिवेट किया, बुनियादी तौर पे हुकूक दिए नहीं, हुकूक हाईलाइट किए। ये हुकूक तो खुदा ताला ने हमेशा से दिए हुए थे। लेकिन फिर उसके बाद हम अपने यहाँ इस तरह के वाक़यात देख लेते हैं कि ख़ातीन के साथ न सिर्फ ये कि बदसलूकी की जाती है, छोटी बच्चियों के साथ जो भी मामलात आते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, आखिरी खुतबे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये एक वसीयत फरमाती है ख़ातीन के साथ सलूक की, उस पर थोड़ी सी रोशनी फरमाई, फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस तरफ इशारा फरमाया ना, तो जब ऐसे वाक़यात हम सुनते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि हम कौम नहीं हजूम है। और जो आपने खुतबे पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबे पे ज़िक्र फरमाया, ये तो हुस्न सलूक की एक हदीस है। अगर आप तारीख़ देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की, तो बचपने से आपकी सीरत भरी पड़ी है। आज आप हदीस की किताबों में देख लें, हर हदीस की किताब में अलग बाब है। और अगर आप औरत के हुकूक़ को इस्लाम में देखें तो कुरान करीम में औरत के हुकूक़ के नाम पर पूरी सूरह निसा है जो इनके नाम पर आई है, उसमें सारे इन्हीं के हुकूक़ हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अगर हम थोड़ा सा मुताला करें ना, तो सिर्फ हालत अमन में नहीं, हालत दोस्ती में नहीं, हालत घर में नहीं, मदीना की रियासत में नहीं, हालत जंग में आप रवैया देखें औरत के साथ। इस पर बहुत इख्तिसार के साथ दो बातें अर्ज़ करूँगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक खातून कैदियों में आई, तो फरमाया बिलाल सामने से कोई आ रहा है, फरमाया एक बेटी है, उसके सर पे कपड़ा नहीं है। फरमाया बिलाल तुम ये मेरी काली कमली ले जाओ, उस बेटी के सर पे डाल दो। फरमाया या रसूलल्लाह वो तो गैर मुस्लिम है। फरमाया बेटी बिलाल बेटी बेटी होती है, तो दुनिया में बेटी के सर पे दुपट्टा डालेगा, कपड़ा डालेगा, चादर डालेगा, अल्लाह क़यामत में उसके पर्दों पे उसके पर्दों को छुपाएंगे, ऐबों पे पर्दा डालेंगे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जंग में हुनैन के मौके पर देखा कि आपकी अपनी वो बहन शीमा आ गई कैदियों में कैद होकर। अब कैदी कितने 6000 हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इनमें खातून है जो कहती है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्तरारी की कैफियत में खड़े हो गए। खड़े होकर जब देखा कि ये मेरी बहन शीमा आ गई, उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ से सबक लेना चाहिए जो औरत पर हाथ उठाते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, कमी से भी नीचे गिरी हुई अखलाक की, ग्राउंड से भी नीचे गिरी हुई जो हरकत हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो एक नबी, वो नबी हालत जंग में भी औरत के इस्तकबाल के लिए खड़े हो रहे हैं। सिर्फ खड़े नहीं हो रहे हैं, अपने शानों से चादर उतार कर उसके लिए बिछा रहे हैं और फिर उसको बहुत सारी बकरियां और बहुत सारा साजो सामान देकर 6000 कैदियों के साथ आज़ाद कर रहे हैं। और जाते हुए फरमा रहे हैं मेरी बहन, मेरी आपी, अगर तुम मेरे घर रहना चाहो तो तुम रह सकती हो, और तुम जाना चाहो तो ये 6000 कैदियों को आज़ादी आपकी वजह से मिल रही है, आप जा सकती हैं। हम यकसर इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ इख्तलाफ उन लोगों से भी है कि जिनके केसेस को हमारा मीडिया बहुत हाईलाइट करता है, मीडिया उस केस को उठाता है, उन्हें शऊर फ्राहम करता है, अदालतों पर हमारा एक प्रेशर डेवलप होता है, उलमा इकराम मेंबर महराब से, मसाजिद से अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात उनके हुकूक को मिलने तक की आती है तो वो लोग बड़ी खामोशी से सुलह कर लेते हैं। शायद शरीयत ने कुछ चीज़ें ऐसी इसीलिए रखी हैं कि कुछ चीज़ें शरा का हक़ होती हैं। जिस तरह आप, कोई बंदा कहे ना कि मैंने अपना सारा माल फ़लाँ को हदिया कर दिया, अब मेरे माल पर मेरी औलाद का हक़ है, तो ये हक़ शरा है जो किसी के माफ़ करने से भी माफ़ नहीं होता। तो आपकी घरों में बैठकर जो सुलह होती है, शायद इस सुलह से भी वो हक़ माफ़ ना हो जो उस औरत की तज़लील हुई, उस पर हाथ उठाया गया, उसके वजूद पर हाथ उठाया गया। कायनात के अंदर कोई भी ख़ानदानी लोग ऐसे नहीं होते, नस्ली लोग ऐसे नहीं होते जो औरत पर। इस्लामाबाद में वाक़या हो, उसकी आप गालिबन उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना। मुफ्ती साहब, मसला ये है कि बिल्कुल ठीक है कि उन पे दबाव डाल दिया जाता है, ज़रा उनसे तो मुखातिब होके ये बताएं कि आज तो उन्होंने दुनिया में दबाव डाल दिया और दबाव डाल के ये केस भी दबा दिया, लेकिन जिस वक्त वो आक़ाए दो जहां के सामने पेश होंगे रोज़े महशर, और वो आक़ाए दो जहां उनकी जब गवाही देने जा रहे होंगे कि ये मेरी उम्मत है, और ये वो आक़ाए दो जहां के जब मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़ेह पैगाम है। फरमाया क्या अगर कोई बंदा किसी औरत के साथ इस तरह ज़्यादती करे कि उस पर हाथ उठाए, और ये एक घर की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही, हम तो बाहर की ख़वातीन के साथ इस तरह करते हैं ना, घर की बात, घर में जहाँ कोई देख नहीं रहा, सब छुपा हुआ है, जी, जहाँ अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ अगर कोई बंदा हाथ उठाता है, औरत मजलूम है, बोल नहीं पाती, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन उस औरत का वकील अल्लाह की अदालत में मैं मोहम्मद हूँ। अल्लाहु अकबर। अब जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा वकालत का किरदार अदा करें और फ़ैसला करने वाली ज़ात, जज की ज़ात अल्लाह ताला की हो, मुझे आप बताइए इस बंदे की उस दिन की बड़ी बदबख्ती से ज़्यादा बदबख्ती, कम बख्ती क्या हो सकती है। तो लिहाजा दुनिया है, दुनिया में फ़ैसला कीजिए, ईगो कम कीजिए। आप यहाँ प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कब्र में आपका प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, कब्र में आपका जो सरिया है, गार्डर है, वो टूट जाएगा। तो आप दुनिया के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ देखें, मुसलमान होना बहुत बात की बात है, हमें इंसानियत की बात करनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का बड़ा मशहूर माक़ूला है, किसी ने पूछा अली आप ये बताइए कि इंसानियत की मेराज क्या है, तो हज़रत अली ने फरमाया तुम मेराज की बात करते हो, मैं पहली सीढ़ी की बात करता हूँ। इंसानियत की पहली सीढ़ी ये है कि तुम अपने दिल ही दिल में अपने आप से कायनात के हर इंसान को अच्छा और अफजल जानो, ये पहली सीढ़ी है। मेराज तो बहुत दूर की बात है। सुभान अल्लाह। और जाते जाते मैं ये भी कहूँगा, औरत चाहे जिस रूप में भी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या फिर घर से निकलने वाली कोई खातून जो कि किसी रिज़्क़ हलाल के लिए निकल रही है, हम देखते हैं अक्सर मुफ्ती साहब कि उसको समझा जाता है, हमारा माशरा ही उसको समझता है कि ये तो एक आसान हुसूल है हमारे लिए। मैं चाहूँगा कि इन लोगों के लिए भी ज़रा कुछ फरमाते जाइए कि वो बहन बेटी जो न जाने या तो किसी हालत मजबूरी निकली है या फिर अपने हक़ की खातिर भी निकली है कि हमारे यहाँ बहुत आसानी से एक जुमला कह दिया जाता नहीं, औरत को पर्दे का हुक्म है। ऐसा नहीं है भाई, कुरान में मर्द को भी पर्दे का हुक्म है। सबसे पहले कुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि जब आपके सामने गैर महरम औरत आए तो आप अपनी निगाहों को नीची करें। ठीक है जी। मर्द की इलामत यह है कि वो जब किसी औरत को देखे तो उसकी निगाह नीची हो जाए, ये बड़े आदमी की इलामत है, ये ख़ानदानी इंसान की इलामत है। और मेरे ख़्याल में आज हमारे यहाँ जो बहन, जो बेटी, जो माँ मजबूरी के तहत निकली है, तो उसके साथ जो सलूक होता है वो सलूक शायद बयान करने के काबिल नहीं। इस पर अगर हम मुसलमान हैं ना, हम सहाबा इकराम का नाम लेते हैं, अहले बैत का नाम लेते हैं,
तो हमें उनसे सबक हासिल करना चाहिए कि अहले रूम ने जब ये देखा कि सहाबा इकराम की बहुत बड़ी फ़ौज हज़रत उमर की क़यादत में रूम की जानिब बढ़ रही है, तो उन्होंने उनका ईमान ख़राब करने के लिए ये सोचा कि इनको बेहयाई में मुब्तला किया जाए। बहुत सारी ख़वातीन को उन्होंने तैयार करके उनके रास्ते पे खड़ा कर दिया। हज़रत उमर को पता चला, उन्होंने अमीर काफ़िला को ख़त लिखा कि आप अपने साथियों को ये बता दें कि जब उस रास्ते से आपने गुजरना है तो आपकी निगाह नीची ऊपर नहीं उठनी चाहिए। तो सहाबा इकराम जब वहाँ करीब पहुँचे तो इनकी निगाह इतनी देर तक नीची रही कि कई किलोमीटर वो चलने के बाद अमीर काफ़िला से सवाल क्या करते हैं, कहते हैं अमीर साहब वो जिस जगह ख़वातीन खड़ी हुई हैं क्या वो जगह अभी तक आई नहीं है? फरमाया सर उठा लो, वो बहुत पीछे गुजर चुकी है। अगर हम उनके मानने वाले हैं तो हमें अपने सीरत और किरदार में भी उन्हीं को रखना चाहिए। ईमान सिर्फ 5 नमाज़ों का, रमज़ान के रोज़ों का, कुर्बानी का नाम नहीं है। ईमान इस चीज़ का नाम भी है कि आपकी नज़र में एहतराम हो, आपकी नज़र में हया हो। खूबसूरत बात। और इसी के साथ मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही एक मरतबा फिर आप मुझे कहने पर मजबूर कर देते कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया आपने। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अबू मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। ख़ातिन हज़रात, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।